प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो भी पेपर पाए हैं, अब तक आपने जो भी मॉडल पेपर देखे हैं यूपी बोर्ड के, हाई स्कूल के, हिंदी के, कहीं ना कहीं अब वो नहीं चलेंगे। कारण ये है कि ये जो पेपर मैं देने जा रहा हूं, यहां से आपका चालू होता है एकदम नया पैटर्न। आपने अगर यूपी बोर्ड का पैटर्न नहीं देखा है तो देख लीजिए। सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आपको 2024 के एग्जाम में एग्जाम के दिन मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो तीन चीजें हट गई हैं और दो तीन चीजें नई जुड़ गई। वो जो जुड़ी हैं, वो जो हटी हैं, और उन सारी चीजों को फिल्टर करके ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड एग्जाम होना है। तो आइए हम इस पेपर को A to Z चीजें हल करते हुए देखेंगे। पैटर्न हल तो देखेंगे ही, साथ में हम सॉल्यूशन भी करते रहेंगे। ठीक, सेम ऐसे ही पैटर्न आपका आना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो लिखी है, जितनी होगी लिखी होगी। यहां अनुक्रमांक लिखा होगा, यहां नाम डालना होगा, यहां विषय का कोड होता है और यहां पर होता है पेपर का। A4 साइज का बड़ा बड़ा पेपर अब मिलता है आपको बोर्ड में। यहां पर आपका वर्ष लिखा होता है, यहां पर हिंदी लिखी होती है, कक्षा नहीं लिखी होती है। बोर्ड में भी कक्षा नहीं लिखी होती है। आपको पेपर मिलता है लेकिन कक्षा नहीं लिखी होती है। ठीक है, चलो यहां देखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा भाई साहब। 70 का पूर्णांक आपका होने वाला है। कमेंट में नहीं लूंगा, कमेंट आप करते रहिएगा, मैं लूंगा नहीं कमेंट, क्योंकि मुझे आज सॉल्व कराना है पूरा कंफर्म 100% अच्छे से सॉल्व कराना है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहां पर निर्देश हम अवश्य पढ़ेंगे। ये पेपर पाने के लिए आपको modelpaper.info पर जाना होगा, या डिस्क्रिप्शन में हम पहले लिंक दे देंगे जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। खंड आ होगा और खंड बा होगा। अब खंड आ में क्या होगा? खंड आ में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको कहां देने हैं? OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR शीट पर ही आपको क्या करना है? उत्तर देना है। OMR पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, ना तो इरेजर यानी रबर से मिटाएं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करें। ऐसा करने पर जिम्मेदारी आपकी होगी, कॉपी चेक नहीं होगी। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, जितने नंबर का जो है। खंड बा में आपको 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे और खंड बा के सभी प्रश्नों को उत्तर को एक साथ करना है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आ रहा हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ये पेपर में ही लिखा होगा। ठीक है, तो जो पहले आ रहा उसको पहले करो। सबसे पहले आपको 20 MCQ मिलेंगे OMR बेस्ड। ठीक है, यहां पर देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। बहुत बढ़िया, पढ़ा भी चुके हैं हमने आपको जब रचनाएं पढ़ाई तो सब बताया। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है और इस पे जोर देके भी हमने कहा नाटक, एकांकी, कहानी और उपन्यास। अगर आपने उत्तर लगाया है डी यानी कि उपन्यास, बिल्कुल सही है। और OMR सीट में 1 2 3 4 गोले होंगे। इसमें A लिखा होगा, इसमें B, इसमें C और इसमें D। आपका सही है डी वाला। तो आप कलर करेंगे, किसको डार्क करेंगे? डी वाले को क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ठीक है, अब आपका एक का डी सही हो गया। ऐसे डार्क करेंगे तो आपका उपन्यास हो गया। और ये है किसका? ये अज्ञेय का उपन्यास है। किसका है? अज्ञेय का है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, आंधी कहानी के रचनाकार कौन है? आंधी आपने पढ़ा था, आंधी, इंद्रजाल, तितली। तो तितली तो उपन्यास है, लेकिन आंधी क्या है? कहानी है। जैनेन्द्र की है, यशपाल की है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहां पर है आंधी, जयशंकर प्रसाद की है। आपको सी ऑप्शन यहां पर चुन लेना है और सी वहां पर गोला भर देना है OMR शीट में। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है?
अगर आपसे पूछे आषाढ़ का एक दिन विधा क्या है तो नाटक लिखा है, लेकिन यहां पूछ रहा है लेखक कौन है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और सेठ गोविंद दास में से कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। यहां पर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश है, सी ऑप्शन यहां पर भी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर है, उदय शंकर भट्ट है, जयशंकर प्रसाद है, कौन है? तो यहां पर डी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है कर देंगे, क्या कर देंगे, एक घूंट जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है एक घूंट। ठीक है, तो चलिए ये देखिएगा, 5वां प्रश्न है आपका। 5वां प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है, शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम बताइए। कौन इसमें से शुक्ल युग के लेखक हैं, उनका नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद हरिऔध। यहां पर शुक्ल युग के लेखक का नाम पूछा गया है और आप कहेंगे अब सर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। अब रामचंद्र शुक्ल नहीं है तो क्या शुक्ल युग के लेखक नहीं है? यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन शुक्ल युग के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका होगा। ठीक है, और छठा प्रश्न है कि अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका, देखो 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य के इतिहास थे और 5 आपके पद्य साहित्य, तो ये छठा जो चला है ये पद्य साहित्य का चला है। अब देखिएगा, अनामिका जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत या निराला। तो यहां पर जो अनामिका के हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़िए आगे। 7वां प्रश्न ये है, छायावादी कविता का समय कब से कब तक माना जाता है, ये बताइए। 1850 से 1950, 1900 से 1920, 1938 से 1943, 1918 से 36। बात की जा रही है यहां पर छायावादी कविता की। छायावादी 1919 से 1938 तक चला, 1918 से लेकर के 1900 कब से कब तक चला, 1918 से लेकर 1936 भी सही है, 1920 से लेकर के 1938 तक ये भी सही है। तो यहां पर 3 ईस्वी सन माने जाते हैं। क्या तीनों लिखे हो सकते हैं? 3 आपके माने जाते हैं, तीनों समय। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर 1918 से 36 आपका सही हो जाएगा। क्या? छायावादी युग का समय। ठीक है, अब देखिएगा, केशवदास की प्रमुख रचना का नाम बताइए। गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका। तो केशवदास की जो प्रमुख रचना है वो आपकी रामचंद्रिका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डी ऑप्शन नीचे होगा लेकिन उससे मतलब नहीं है। 9 नंबर है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य छांटना है, सत्य नहीं। अधिकतर सत्य पूछता है और कभी कभी असत्य भी पूछता है। क्या पूछता है? यहां पर 3 कथन सही है और कहीं कहीं पर अधिकतर ये पूछता है 3 गलत होते 1 सही होता है, 1 सत्य पूछता है। यहां मैंने क्या पूछा है? यहां पर पूछा है 1 असत्य बताओ। तो असत्य भी पूछ सकता है, सत्य भी पूछ सकता है, मतलब एक कथन वाला होगा। ध्रुव स्वामी नाटक विधा की रचना है भाई साहब, बिल्कुल सही है। और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और क्या है? नाटक है। दीपदान एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा है, तो बिल्कुल दीपदान क्या है? एकांकी है और इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा है, ये सही है। कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद है, बताओ सही है। तौलिए एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क हैं। ठीक है, तो तौलिए क्या है? एक एकांकी है, बिल्कुल सही है। इसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं, बिल्कुल सही है। अब यहां गलत क्या है? कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है, ठीक है, बल्कि कौन है? यहां पर अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। इसलिए जो ऑप्शन गलत है सी है और आपका अब यहां पर आंसर हो जाएगा असत्य कथन सी वाला। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 10 है, रस
फिर आया है रस से। ठीक है, यहां पर हमने बताया आपको नए सिलेबस में, नए पैटर्न में क्या है, 10 प्रश्नों में 5 गद्य के होंगे और 5 आपके पद्य साहित्य से होंगे। ठीक, ये हो गए। और फिर 10 प्रश्न जो अगले होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक रस होगा, एक छंद होगा, एक अलंकार होगा, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, और फिर क्या हो जाएगा, फिर एक वाक्य, वाक्य से होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला रस से आया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण का शोक होता है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। सोरठा कैसा छंद है बताओ। अब छंद से आ गया, सोरठा कैसा छंद है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्धसम मात्रिक है, या कोई नहीं। तो यहां पर अर्धसम मात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा दोनों क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद आपके हैं। ठीक है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग से प्रश्न बनेगा, प्रत्यय नहीं आएंगे, प्रत्यय हटे उपसर्ग आएंगे। तो पर्यावरण कैसे बनता है, परि प्लस आवरण से बनता है। ठीक है, तो आवरण में परि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की संभावना हो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नीलांबर पद में कौन सा समास है, अब आपका समास इस बार तो आना ही आना है, पहले हटा था लेकिन इस बार आएगा। नहीं हटा नहीं था। नीलांबर पद में कौन सा समास है, नीलांबर में, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है, नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। ठीक है, नीला है जो अंबर। अंगरखा का तत्सम शब्द बताओ, तत्सम तद्भव से प्रश्न। अंगरखा का तत्सम क्या होगा, अंगरक्षा, अंगरक्षक, अंगोछा या अंगिया। तो यहां पर अंगरक्षक का मतलब होता है अंगोछा, यहां ऑप्शन बी आपका सही होगा। 16वां प्रश्न कहता है, पर्यायवाची से आया है कि निम्न में से कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है। अब धरती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, भू वसुंधरा धरणी। तो भू तो है, वसुंधरा है और धरणी है, तो यहां पर कौन सा होने वाला है, गलत आपका, तो डी वाला, यानी दोगधी नहीं। दोगधी किसका है, गाय का पर्यायवाची, ये किसका है, गाय का है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। 17 नंबर कहता है, दो या दो से अधिक पदों, नया प्रश्न, नया सिलेबस, नया पैटर्न। ठीक है, नए पैटर्न में टॉपिक जुड़ा है पद, वाक्य और वाच्य, 3 टॉपिक ये जुड़े हैं, और पत्र लेखन जुड़ा है। तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या अव्यय कहते हैं। तो वाक्य आपके जुड़े हैं, वाच्य जुड़े हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों, पदों मतलब शब्दों। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य, तो यहां पर हो जाएगा वाक्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका, ये पढ़ा देंगे, टॉपिक विधिवत पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पढ़ाएंगे, परेशान न हो, ये विधिवत आएगा, और आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो शायद पढ़ा भी चुके होंगे। जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द, और जिन पर नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा 18 का, कि जिन पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का प्रभाव पड़ता है वे शब्द विकारी शब्द होते हैं, जिन पर नहीं पड़ता है वो अविकारी होते हैं। ठीक, वह फल खाता है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा। देखो, वाच्य परिवर्तन हिंदी मीडियम आएगा। ठीक है, हिंदी में, संस्कृत में भी होता है। तो वो फल खाता है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे हो, उससे फल खाए जाते हैं, वह फल खाने वाला है, खुद से फल खाता है, स्वयं से फल खाता है, नहीं, वह फल खाता है, तो उससे फल खाए जाते हैं, आपका ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उससे फल खाए जाते हैं,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। अब आता है एक शब्द रूप, आपका केवल तद और युष्मद शब्द रूप बचे हैं, बाकी संधि हट गई, धातु रूप हट गए, जो पठत पटता है वो हट गया है, उसे नहीं पढ़ना है। धातु रूप हट गई, शब्द रूप हट गए, शब्द रूपों में केवल तद और युष्मद के बचे हैं, और संधियां नहीं पढ़नी। तद शब्द का तृतीया एक वचन का रूप होगा, तद का तृतीया एक वचन, तृतीया, ठीक है, साहतो ताम तस्मय, साहतो तेन तस्मय, ठीक है, तेन है, साहतो तेन, तो यहां पर तेन आपका सी हो जाएगा, तृतीया एक वचन तेन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। तो यहां तक आपके 20 ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। अब आता है खंडबा और वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंडबा में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं और इनको आपको कॉपी पर उत्तर देना होगा। एक ओएमआर शीट पे आप उत्तर 20 दे चुके हैं। अब ओएमआर शीट को आप सुरक्षित एक स्थान पे रख लेंगे जहां पे ना पेन उस पे पड़े, ना इंक पड़े, ना वो गंदी हो, ठीक है। तो ओएमआर शीट जो है बड़ा सुरक्षित रखना है, क्योंकि 20 अंकों का सवाल है। ओएमआर शीट गड़बड़ हुई तो 20 अंक आपके गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए ओएमआर शीट को भली भांति सुरक्षित इस तरह अपने क्लास में रखें कि भैया उस पे ना दाग धब्बा पड़े, ना पेन चले, ना कोई स्याही उस पे पड़े, ना गंदी हो, कड़क एकदम अच्छे से रहे तो ज्यादा अच्छा। तो हमने ओएमआर शीट को पहले भर लेना है, पहले सब कुछ कर लेना है, इसके बाद हम लिखना चालू करेंगे। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओएमआर शीट वाले क्वेश्चन कर लेने चाहिए। और बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि क्वेश्चन गलत हो। क्वेश्चन को एकदम भली भांति पढ़ना है और भली भांति पढ़ के ही उत्तर देना है। जल्दबाजी वहां पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा फिल करने में जल्दबाजी करेंगे लेकिन त्रुटियां ना हो, बड़ी सावधानी से। जल्दबाजी तो करेंगे लेकिन बड़ी सावधानी से काम करने, इसीलिए हम कहते हैं ओएमआर शीट शुरुआत में ही सारा काम करना। शुरुआत में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, स्पीड भी अच्छी बनती है, थकते नहीं हैं आप, रिजॉल्व होता है, सारा दिमाग आपका ठंडा होता है, अच्छा होता है, मूड सही होता है। शुरुआत में ओएमआर शीट वाला काम कर लेंगे, 20 अंक आपके सही हो जाते हैं, 20 मिल जाएंगे। और सुरक्षित ओएमआर शीट को रखने के बाद कॉपी पर जुटेंगे और कॉपी में धुआं कर देंगे, 50 में 50 कॉपी में भी। तो यहां देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां लिखा सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर क्या करते हैं हम, मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में तो ये लिया कहां से गया है, ये भाई मित्रता से लिया गया है कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एक गद्यांश आपको मिलेगा, इसमें एक रेखांकित अंश भी होगा, और रेखांकित अंश यहां पर है नहीं, मान लो ऊपर से पूर्ण विराम तक रेखांकित है। कहेगा उपरोक्त गद्यांश, अब आपको इसको ढंग से पढ़ के उत्तर देना है, मेरा तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है और इसके लेखक युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हो गया, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश के पूरे की हम व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किशोरावस्था में मित्र बनाने की एक होड़ लगी रहती है और मित्र बनाते समय किशोर बालक क्या करते हैं कि सुंदर प्रतिमा और मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर व्यक्ति मित्र बना लेते हैं। लेकिन जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र, इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए कि वो जीवन संग्राम में साथ दें, ठीक। केवल उसे नहीं कहते मित्रता, या मित्र उसे केवल नहीं कहते कि जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा कर सकें लेकिन स्नेह न कर सकें, उनकी प्रशंसा तो हम कर सकते हैं लेकिन उनसे प्रेम न कर सकें, मित्र उन्हें नहीं कहते। मित्र उन्हें कहते हैं जिनके गुणों की प्रशंसा भी हम करें
और हमसे आत्मीयता के साथ जुड़ पाए, मित्र उसे कहते हैं। और मित्र उसे भी नहीं कहते जिनसे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। और मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें, भाई के समान होने चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ यह है कि मेरे दर्द में उसको भी दर्द हो, उसकी खुशी में मुझे भी खुशी हो। यह होती है सच्ची सहानुभूति। अपनी हानि को दूसरे की हानि समझना, दूसरे की हानि को अपनी हानि समझना, ठीक यही होती है सच्ची मित्रता। तो यहां अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो यहां हमने बताया आपको अच्छे मित्र की ये विशेषताएं हैं कि सच्ची सहानुभूति होगी। सच्चे मित्रों के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। एक की हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे और उसके गुणों की भी हम प्रशंसा करें। सच्चे मित्र होते हैं जो गुणों की प्रशंसा भी करें, जो स्नेह कर सकें, जो प्रीति पात्र बना सकें, भाई के समान। ठीक, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, ये भी मित्रता से ही आ गया है। ठीक, रेखांकित अंश है तो यहां गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है? ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसी में उत्तर ढूंढेंगे किस प्रकार के लोगों, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। फिर देखिएगा, फिर अच्छा एक गद्यांश सुनिए, दो गद्यांश आएंगे, दो गद्यांश वो एक ही गद्यांश के दो भाग हो गए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता, तो ये अजंता है। ठीक है, अजंता चैप्टर से। अब यहां पर जो है आपका आएगा पद्यांश। तो अब आपको पहला शुरुआत में देखा ना, दो गद्यांश आएंगे, दो गद्यांशों के नीचे तीन तीन प्रश्न दिए होंगे। दो में से आपको मात्र एक गद्यांश करना है और एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों को हल करना है। 6 अंक आपको मिल जाएंगे। फिर आएंगे दो पद्यांश। कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने करने होंगे? 1 करना होगा। कि जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, और मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। बिहारी, अब यहां संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत बिहारी द्वारा रचित, काव्य खंड के अंतर्गत संकलित भक्ति एवं नीति नामक शीर्षक से उद्धृत हैं और बिहारी द्वारा रचित, या इसके रचयिता बिहारी लाल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरा ही अंश रेखांकित होता है या एक लाइन। तो बिहारी कहते हैं, भक्ति शीर्षक से है ये, बिहारी कहते हैं कि जप करना, माला फेरना, छापा लगाना, तिलक लगाना, सरय माने सिद्ध होना, इससे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। कच्चा मन व्यर्थ में ही नाचता रहता है, सांसारिक मोह माया में भटकता रहता है, और सच्चे मन में ही राम निवास करते हैं, राम बसते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका और संदर्भ हो गया। जब माला छापा तिलक का क्या तात्पर्य है? जप का अर्थ है जप करना, माला का अर्थ है माला, छापा का अर्थ है छापा लगवाना, तिलक का अर्थ है माथे पर तिलक लगाना। ठीक है, कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, वो गुंज की माल गले पहिनूंगी, ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो मोही वही रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। सवैया है और किसका है?
रसखान का सवैया है। मोर पखा, रसखान कहते हैं कि गोपिका एक कहती है कि मैं मोर का पंख सिर पर रखूंगी, वैजंती की गुंजा की माला गले में पहनूंगी, पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, लाठी लेकर के वन में गोधन ग्वारन यानी गायों के साथ और ग्वाल बालाओं के साथ संग भी घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, मेरो रसखान, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने मात्र से सारे नाटक करूंगी। परंतु ये जो मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली है, अधरान माने होठों पर धरी हुई, अधरा न धरूंगी, मैं होठों पर नहीं रखूंगी, यमक अलंकार है। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत रसखान के सवैये से उद्धृत है, ठीक है बस। और सवैये कवित्व नामक शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचयिता रसखान है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो स्वांग का अर्थ होता है नाटक, अधरान का अर्थ होता है होठों पर, ठीक है। पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। फिर देखिएगा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का देखो, अब आपको गद्यांश पद्यांश में से एक एक कर लेना है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा बिल्कुल पेपर पैटर्न बोर्ड की तरह, बिल्कुल बोर्ड की तरह। अब क्या आएगा? एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत एक गद्यांश आएंगे दो, और दो आएंगे श्लोक, तो एक करना है आपको, ठीक है। चलो भाई करो। तो क्या करना है? ऐशा नगरी भारती, अब यहां संदर्भ लिखना पड़ेगा, नहीं तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतेव संस्कृतवांगमय से संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरता, यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम करो, मुगल युवराज दारासिको ने यहां आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। ये हो गया इस गद्यांश, भाई ये गद्यांश इसका हिंदी अनुवाद हो गया, यहां पर 5 अंक मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा आपको भारतीय संस्कृति से आया है, एक करना है ना। फिर 4 नंबर देखो, एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अंबोधा ही भावो संति गगने सर्वे आप नायतादृशा केचिद वृष्टि आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम्यं पश्यस्तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा, ठीक है। अन्योक्ति मौक्तिकान से लिया गया है। रे रे चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, रे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुन। आकाश मंडल में बहुत सारे बादल होते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते। कुछ अन्योक्ति विलासा से, ठीक है, कुछ बरस कर पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। जिस जिसको देखो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो, ठीक। अन्योक्ति मौक्तिकान से है, अन्योक्ति विलासा से है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवत। घमंड को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, ठीक है, जीवन सूत्राणी से है। और काम को अर्थात इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है, और लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक आपको 3, देखो इस बार 3 अंक में, आप पहले 5 अंक में पिछले वर्ष आया था, इस बार 3 अंक में आपका खंड काव्य से एक प्रश्न करना होगा, मात्र एक। यहां पर फर्स्ट और सेकंड 2 दिए होंगे, लेकिन एक करना होगा। तो अपने हिसाब से चरिचित्रण याद कर लीजिएगा, ये सब करा देंगे हम, ठीक है। आपको अपने जिले के अनुसार हल करना होगा। फिर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय फिलहाल 5-5 अंक में ही है, यहां पर 5 अंक में जीवन परिचय, एक कवि का और एक लेखक का, देख लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक, मैंने श्लोक याद कराने की ट्रिक भी दे रखी, तो याद हो जाएंगे, मात्र 3 श्लोक 4 याद कर लो, हो जाएगा, 2 अंक का आएगा। फिर 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा, संस्कृत में उत्तर आपको 2 प्रश्नों का देना होगा, 2 अंक का है, ठीक है। दाराशिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत् दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्,
ठीक है, कोशगता भ्रमरा किम अचिंतयत, तो ये लंबा सा उत्तर है, लिख लेना। गीताया कहा संदेशा, ठीक है। फिर चंद्रशेखा कहा सीता, एक कहा भारत विरहा सीता। फिर यहां पर देखो नया टॉपिक जो जुड़ा है वो ये है, ये आपका आएगा 4 नंबर में, पत्र लेखन। निर्धनता के कारण शुल्क मुक्ति हेतु अपनी प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 1 माह के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 अंक। तो एक प्रार्थना पत्र आएगा, ये नया टॉपिक जुड़ा है, ठीक है, 4 अंक का। और ऊपर हमने वाक्य पद और वाच्य बताए हैं, वो जुड़े हैं। और फिर आपको निबंध आपको लिखना होगा, ये 7 अंक में आपका निबंध होना है। पिछली बार 9 अंक में था, लेकिन अब 7 अंक में ही होगा, ठीक है, ये पैटर्न नया है। विज्ञान के चमत्कार, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, कंप्यूटर का बढ़ता महत्व और योग जीवन का आधार है। तो अब आपको यहां पर देखने को मिला होगा कि एक नया टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन पहले नहीं था, इस बार पत्र लेखन जुड़ा है, ये एक नया टॉपिक है। और क्या नए टॉपिक व्याकरण में आपको देखने को मिलेंगे, आपको अब विकारी और अभिकारी शब्द पढ़ने हैं, ठीक है, अभिकारी विकारी शब्द पढ़ने होंगे, ठीक है। वाच्य पढ़ने हैं आपको, वाच्य पढ़ने हैं, वाच्य परिवर्तन पढ़ने हैं, ठीक है, परिवर्तन आपको पढ़ना है, पद वाक्य पढ़ने हैं, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक आपके जो नए जुड़े हैं ये भी हम करा देंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा पेपर पूरा पैटर्न एकदम समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ठीक, ताकि बच्चों को, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं सबको पैटर्न पता चल जाए। नहीं तो लोग पुराने पैटर्न उसी धर्रे पे चलते रहेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो उस धर्रे पे मत चलिए, जो नया ढर्रा है नए पर चलिए, नए हिसाब, क्योंकि अगर आप पैटर्न के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप 70 में 70 नहीं पाएंगे। जब आप पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, अभी नए जो टॉपिक जुड़े हैं आप नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो जो आपके नए टॉपिक में कम से कम 7-8 नंबर का नया टॉपिक जुड़ा है, नहीं पढ़ेंगे, 7-8 नंबर चले जाएंगे तो परसेंटेज डाउन हो जाएगा, फिर टॉपर बनने का सपना रखा रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप शेयर जरूर करेंगे और बच्चों को बताएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे अपने आसपास पड़ोस के। बहुत बहुत धन्यवाद।